हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे येटी के बारे में। 22 सितंबर साल 1921 जब एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लीडर चार्ल्स हावर्ड बेवरी हिमालय की पहाड़ियों में तिब्बती इलाकों में जमीन से करीब 21,000 फीट ऊपर लाख पल्ला क्रॉस कर रहे थे, तो एक जिज्ञासु नेचर एंड ऑब्जर्वर उन्होंने बर्फ में कुछ फुटप्रिंट को नोटिस किए। उन्होंने बर्फ में ऑब्जर्व किए हेयर एंड लोमड़ी के फुटप्रिंट, जो तिब्बत के इलाकों में आमतौर पर पाए जाते हैं। अब इसमें खास बात क्या है? अब इसमें खास बात थी उनके द्वारा डिस्कवर किए गए हुए तीसरे फुटप्रिंट की, जो किसी इंसान के थे, आपके और हमारे जैसे नॉर्मल इंसानों के नहीं, बल्कि किसी एवरेज ह्यूमन के निशानों के पैरों से कई गुना बड़े। अब चार्ल्स ने बार बार उन पैरों के निशानों को देखा और अपने आप को मनाना चाहा कि वो जो देख रहे हैं वो उनका वहम है और उनके द्वारा नोटिस किए गए पैरों के निशान किसी इंसान के नहीं। अब ऐसा इसीलिए वो जिन प्रिंट को अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे, वो साइंस और फिजिक्स के इंसान के का मानना ऐसी जगह पे वो इम्पॉसिबल माना जा सकता था। अब जब चार्ल्स ने अपनी टीम को बताया तो उनकी टीम ने एक भेड़िए को फॉलो करते हुए उस भेड़िए के पैरों के निशान को उस फुटप्रिंट से मिला के चेक करना चाहा कि ये जो फुटप्रिंट है किसी पहाड़ी भेड़िए के तो नहीं है। मगर जब उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ डिस्कस किया ना, तब उन्हें इस स्टोरी का अलग ही एंगल देखने को मिला। लोकल्स ने बताया पैरों के वो निशान ऐसे एक विशालकाय जीव के जो पहाड़ की ऊंचाइयों पे बहुत ही मुश्किल इनएसेसिबल इलाकों में रहते हैं। उन्होंने बताया उस जीव का शरीर पूरी तरह बालों से ढका हुआ है, लेकिन अगर उसके चलने के रवैये को देखा जाए तो उसमें और किसी इंसान में अंतर देखा ही नहीं जा सकता। पहाड़ों में टहलने वाला वो जीव बहुत ही मुश्किल से देखा जाता था, फिर भी लेकिन कई लोगों ने उसे देखने का दावा कर चुके थे। और जब इसके बारे में और पता किया गया तो ये पता चला वहाँ के लोग इस रहस्यमय जीव को मेटो कांगमी के नाम से बुलाते हैं, जिसे हम और आप येटी के नाम से जानते हैं। हालांकि इस फेज में मेटो का मतलब होता है मैन बियर और कांगमी का मतलब होता है स्नोमैन। पर इसके साथ साथ सवाल ये आता है मैन बियर स्नोमैन आखिर पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है और ये रहता कहाँ है, कि यह एग्जिस्ट करता है और ये रहता कहाँ है, क्या ये आज के समय में रहता है या नहीं? अब दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। तो ये थी आज से नहीं सैकड़ों साल पहले से ही रहे। एस साइगर, जिनकी हिस्ट्री और रिलीजन में खास कर रुचि रही है, उन्होंने एक बार बताया था कि बौद्ध धर्म के लोग, खास करके वो जो तिब्बत के आसपास रहते हैं, वो बहुत पहले से ही एक ग्लेशियर बीइंग को वर्शिप करते हैं, जो दिखने में 8 से 9 फीट का ऊपर से नीचे तक सफेद बालों में ढका हुआ एक ताकतवर जीव है। अब उनकी मान्यताओं में इस देवताओं को गॉड्स ऑफ द हंट कहते हैं, जो एक बड़े से पत्थर का हथियार अपने हाथों में रखते हुए उन साधुओं की पहाड़ में रक्षा किया करता था। हालांकि बौद्ध परंपरा के लोग हिंसा के खिलाफ रहते, इसलिए कुछ बौद्ध साधु इस जीव को इविल भी मानते थे और अच्छा भी मानते थे। पॉइंट ये है कि बौद्ध धर्म के मैथोलॉजी में इनके बिलीफ में काफ़ी ये चीज़ रही है। साल 1925 में जब जाने माने फोटोग्राफर एन.ए. टोम्बाजी हिमालय की पहाड़ी को एक्सप्लोर करने आए थे, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री पर छोटा सा एक्सीडेंट शेयर करते हुए ये बताया था। उन्होंने जमीन से करीब 15,000 फीट ऊपर जेमो ग्लेशियर के पास एक ऐसे विशालकाय जीव को 2 पैरों पर चलते हुए देखा था, जो कोई कपड़ा पहना हुआ नहीं था। पहले करीब 250 मीटर की दूरी से उस जीव को देखने के बाद टोम्बाजी ने तसल्ली कर ली कि वो जीव कहीं जा चुका है। तब उन्होंने अपने कई दोस्तों के साथ उसी जगह पर जाके उनके फुटप्रिंट देखे और उनके दिए हुए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ना वो प्रिंट किसी हूबहू इंसान के दिख रहे थे, बल्कि उनकी लंबाई 6 से 7 इंच और चौड़ाई 4 इंच के बराबर। अब इसी जेमू ग्लेशियर में 948 में भी बीटर पायड को एक येटी का फुटप्रिंट मिला था, जब वो छुट्टियां मनाने इंडिया में सिक्किम में छुट्टी मनाने आए थे। अब ये सिलसिला यहीं पे नहीं थमा, क्योंकि इसके ठीक 3 साल बाद साल 1951 में एरिक शिप्टन में एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त 6000 मीटर की चढ़ाई करते वक्त ढेर सारे बड़े बड़े फुटप्रिंट को अपने कैमरे में कैद किया, जिसके बाद जहाँ कुछ लोग उनके फोटो को देखकर येटी की थ्योरी को और स्ट्रांगली बिलीव करने लगे और वहीं कुछ लोग लॉजिक देते हुए ये भी कहने लगे
ये किसी छोटे जीव के निशान तो है। उस बर्फ को मेल्ट होने की वजह से उनके फुटप्रिंट इस तरह से एक्सपेंड हो गए। तब से लेके आज तक 70 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। फिर भी हर 3-4 सालों में कोई ना कोई ब्लेम करता ही है। उसने या तो यति को देखा है या तो उन्होंने ऐसा कुछ एनिमल देखा है जो यति के एक्सिस्टेंस को कंफर्म करता है। फिर हम लोग चाहे बात कर रहे हैं एडमिन हिलेरी की और टेंजिंग नोर्गे की 1953 के इंसिडेंट्स की, या माउंटेनियरिंग लीडर जॉन एंग्लो जैक्सन की, जिनके दावों ने तो मीडिया को पकड़ लिया पर उनकी क्रेडिबिलिटी कभी साबित नहीं हुई। अब ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, हमारी इंडियन आर्मी ने ही मकालू बेस कैंप के पास कुछ ऐसे ट्रेसेस को स्पॉट किया था जो उनके हिसाब से किसी येटी के फुटप्रिंट के मुताबिक है। अब ये पूरा मामला इतना ज़्यादा पेचीदा हो चुका है कि आज के देश में सच और झूठ का अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल आता है, क्या इनका एग्जिस्ट करना वाकई में पॉसिबल है या नहीं? अगर एक वर्ड में जवाब देना हो तो बेशक इसका जवाब हाँ है। देखो, अभी तक मैथोलॉजिकल और क्लेम्स में येती का जिक्र हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। येती कोई नॉर्मल गोरिल्ला नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो जीव सिर्फ बर्फ में रहता है, इसलिए उसका शरीर पूरा सफेद दिखाई देता है, या तो मोटी बर्फ की वजह से या फिर उसके वाइट बालों की वजह से। अब टेक्निकली देखा जाए तो ऐसे किसी जीव का आज दुनिया में आना ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे एवोल्यूशन का हमेशा से यही नियम रहा है, कोई भी क्रिएचर कुछ सालों में अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से चेंज कर ही लेता है और उनकी अगली पीढ़ियों का शरीर भी कुछ इस तरीके से बन जाता है जैसे वो जीव उस इलाकों के लिए ही बने। अगर आज से कुछ 1000 साल पहले से भी एप्स की कोई स्पीसीज हिमालय की पहाड़ियों में फंस गई होंगी या उन्होंने रहना शुरू कर दिया होगा, तो शुरुआती समय में उन्हें तकलीफ जरूर हुई होगी, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने आसपास की ठंड के साथ में रहना शुरू कर दिया, वहाँ की जीवों का शिकार करने लगे और वहाँ की वेजिटेशन पे ही डिपेंड रहने लगे, तो ऐसे ही उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में एक मेजर चेंज कर लिया हुआ, जिसके बाद उनके आगे आने वाली पीढ़ियों ने भी इसी आदत को अडेप्ट कर लिया हुआ और अपने आप को पहाड़ों का ही बना लिया। और कुछ इस तरीके से लॉजिकली दुनिया में आ सकते हैं। और येती का धरती पाया जाना संभव नहीं है, पर सवाल ये है, क्या ये रहस्यमय और विशालकाय जीव वाकई हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं या नहीं? इसका सिंपल जवाब ये है, कैनेडियन डॉक्टर जेम्स रेंडी ने उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा, जिस तरह के रिप्रेजेंटेशन और जिस तरह के सबूत हमारे सामने रखा जाता है उन्हें इमिटेट करना बहुत ही आसान है। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन और एविडेंस हमारे सामने है येती के नाम पर, उससे ज़्यादा तो अच्छा तो मूवी के कॉस्ट्यूम होते हुए और इस पूरे मामले को ढोंग बताते हुए उनका सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये है, अगर इतना बड़ा कुछ भी है पहाड़ों में आज की तारीख में, वो कभी ना कभी किसी ना किसी कैमरे में तो कैद किया जाता। और ये सही बात है, येती हमेशा से 7 से 8 फुट की क्लेम किए गए हुए, लेकिन जब भी येती के सबूत मांगते हैं तो हमें फुटप्रिंट दिखा दिए जाते हैं, या तो कोई ऐसी इमेज दिखा दी जाती है, ना तो कोई साफ होती है और ना ही कोई इतनी ट्रस्टवर्दी कि उसे देखकर ये कहा जा सके इस इमेज में या इस वीडियो में कैप्चर किया गया जीव कॉस्ट्यूम पहना हुआ कोई इंसान नहीं है, रियल येटी है। और भूटान में भी एक बार कुछ हेयर सैंपल मिले थे येटी के, तो शुरुआत में तो उनका डीएनए किसी से भी नहीं मिल रहा था, जिस कारण लोग उस बालों को येटी के बाल बनाने लगते थे। मगर जब वैज्ञानिक लोग ने और चेक किया तो ये बाल तो किसी ब्राउन बियर या किसी एशियन बियर के ही है। साल 1998 में पब्लिश की गई बुक माय क्वेस्ट फॉर द येटी, इस बुक के ऑथर रेनॉल्ड मैसेस ने तो ये कह दिया था, येटी कोई और नहीं, हिमालयन बॉर्न बियर और टिबेटन ब्लू बियर है, जिनके भारी भरकम शरीर और 2 पैरों पर चलने की काबिलियत की वजह से कई बार लोग इन्हें दूर से इंसान समझ लेते हैं और उनके फुटप्रिंट को किसी मिस्टीरियस क्रिएचर से कंफ्यूज कर जाते हैं। अब कुछ लोग इस चीज से भी सहमत है, क्योंकि येती के क्लेम किए गए फुटप्रिंट्स काफी हद तक इस दोनों स्पीसीज के मैच करते हैं। अब इस क्लेम को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल गया। दरअसल साल 2013 में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के उन लोगों को बुलाया जिनके पास येती के कुछ सैंपल्स मौजूद थे। 100 से भी ज्यादा सैंपल उनके पास जब पहुंचे तो जांच करने के बाद उनमें से ऑलमोस्ट सभी सैंपल बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले भालू के मिले, और कोई भी सैंपल ऐसे किसी मिस्टीरियस चीजों से बिलोंग नहीं कर रहा था जिसकी अभी तक खोज ना हो।
अब तक किसी भी प्रॉपर रिसर्च में आज तक कभी भी कुछ ऐसा नहीं मिला है जो किसी यति की एग्जिस्टेंस को 100% सपोर्ट करता हो, स्पेशली प्रेजेंट टाइम में। ऐसे में हमारे हिसाब से तो यति एक मिसकंसेप्शन है, और आपको इसके बारे में क्या ख्याल है हमें बताएं।